हाँ, हेलो, नमस्कार। तो हम लोग जो है असहयोग आंदोलन शुरू कर चुके हैं। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने की ठाने थे और उन्होंने शुरू कर दिया है। उधर हमारे तिलक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये आंदोलन तो करना जरूरी था। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चले। ये मैंने पहले कुछ बता चुका है कि ये दोनों आंदोलन जो है एक साथ चलते हैं। गांधी जी जो है वो कांग्रेस के एक अधिवेशन में इस बात के लिए लोगों को मना लिए थे, और भी जितने भी कांग्रेस में बड़े बड़े जो नेता लोग थे, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि समाज सुधारक और कह सकते हैं कि देश के जो सेवक थे, असली जो कह सकते हैं जो देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा करता था, चाहे हुआ था, उन सबको मनाने में सफल हो गए कि हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो 1 अगस्त को तो उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो फैलने में थोड़ा सा समय लगा और लोगों को इस बात के लिए मना लिया गया था कि हम लोग इस आंदोलन को करते हैं। और आंदोलन में कुछ चरणबद्ध तरीके से चलाना था और पहले से ही कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेनी थी। तो तैयारी करने में उन्होंने ये सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 भागों में इसको आंदोलन को लेकर चला गया था। पहला मान सकते हैं कि एक रचनात्मक कार्य था और दूसरा था नकारात्मक कार्य। मैंने थोड़ा सा इस पर लिख दिया है। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आ रहा था स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है सबसे पहला ये काम करेंगे कि हम लोग खुद से किसी चीज़ को बनाएंगे, अपने देश में जो चीज़ें होती हैं उसका उपयोग करेंगे। पहला उनका ये लक्ष्य था कि हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, और दूसरा लक्ष्य था उनका कि हम लोग बहिष्कार करेंगे। क्योंकि गांधी जी इस बात को भली भांति समझते थे कि बहिष्कार एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को भी हिला सकती है। क्योंकि उन्होंने यंग इंडिया उनकी एक पत्रिका था, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि अगर हमारा ये आंदोलन अगर ठीक ठाक चल गया, पत्रिका था उनका यंग इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर ये हमारा जो आंदोलन है अगर ठीक ठाक चल गया तो 1 साल के अंदर उन लोगों को मजबूरी में यहाँ से चली जानी पड़ेगी। क्योंकि असहयोग एक ऐसा चीज़ है कि इसका अगर हम खुद पे अगर प्रयोग करें या अपने गांव समाज में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर हम लोग देखें कि असहयोग की एक ऐसी भावना है कि अगर हम ही हैं और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हर तरह का लोग सहयोग करना अगर हमारा बंद कर दें, मतलब कोई भी सहयोग नहीं, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से हमको भागना पड़ सकता है। तो गांधी जी इस बात को भली भांति समझते थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक बहिष्कार की नीति अपनाएंगे, और जब बहिष्कार करेंगे तो उनका बहिष्कार करेंगे तो अपने स्वदेशी के लिए व्यवस्था करेंगे। तो स्वदेशी में उन लोगों का एक टारगेट था कि जो तिलक स्वराज फंड था, एक उनका तिलक साहब ने उन्होंने ये अपना एक फंड बनाया था, उसमें 1 करोड़ रुपए हम लोग किसी तरह से इकट्ठा करना है। क्योंकि जब स्वदेशी जब शुरू करेंगे, लोग जब सब कुछ का बहिष्कार कर देंगे, तो बहिष्कार करने के बाद स्थिति ये बनेगी कि अपने देश में भी तो कुछ होना चाहिए। तो 1 करोड़ के फंडिंग का व्यवस्था करने की बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम लोग जो है जब स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया चरखा का। तो चरखा के लिए ये हुआ तय कि पूरे देश में करीब करीब 20 लाख चरखे बांटे जाएंगे, ताकि लोग उससे सूत काट करके और अपने लिए खादी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि खादी का प्रयोग करना वहाँ पे लगभग अनिवार्य मान दिया गया था, क्योंकि उसको बनाना चरखे से थोड़ा सा आसान था, और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि कम से कम अपने देश में इसकी शुरुआत हो जाए। गांधी जी ने पहली बार उस समय यही किया कि उस समय एक धोती खादी का पहने, अपना वो सारे सूट बूट उतार दिए थे, खादी पहने और उसी को ओढ़ना शुरू कर दिए सर मुंडा करके। और गांधी जी एक दूसरे लुक में दिख रहे थे, मतलब कि विरोध का उनका एक अजब तरीका था। स्वयंसेवकों की भर्ती की गई। स्वयंसेवक का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी जिस तरह की दिक्कतें हों वहाँ पे लोग जाएं, उनकी सेवा करें। स्वयंसेवक उसको कहा जाता है जो सेवा करने में कभी भी अपने लाभ के विषय में नहीं सोचते हैं। उनके दिमाग में होता है कि जो मेरे पास है वो सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। तो उस समय ऐसे स्वयंसेवकों को जिसके पास कुछ फंडिंग थी वो फंडिंग भी दे दिए, और पूरे शरीर से मतलब कि दिन रात लगे रहते थे, क्योंकि वो गांधी जी की पूरी तरह से भक्ति में थे। और उनको ये लगता था कि गांधी जी हमारे सबसे बड़े तारनहार पालनहार, या कह सकते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका हो सकती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक व्यक्ति पर पूरा सेंटर्ड हो गया था। पूरे देश को ये लगता था कि इस व्यक्ति में कुछ है जो हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ हमारी चाह है। राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन इसलिए दिया गया
क्योंकि लगा कि उनकी शिक्षा से तो हमको कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार जब कर रहे हैं तो हम लोग अपने यहाँ जो है कुछ करते हैं। उसी समय काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, और भी जैसे JMI जामिया मिलिया इस्लामिया का भी वहाँ उसी समय कह सकते हैं कि वो एक यूनिवर्सिटी बना। तो ये उसका प्रतिकार था, मतलब कि स्वदेशी में जो रचनात्मक कार्य थे उस समय जो यूनिवर्सिटी बने थे, वो सारे यूनिवर्सिटी जो है इसीलिए बने थे कि हम लोग अपने देश में अपने गुरुओं से पढ़ेंगे और अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। एक और सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय गांधी जी ने सोचा कि इस सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी साथ चल रहा था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता हुई थी, और इसमें भी लगभग हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रही, और उसको बढ़ावा दिया गया कि ये दोनों मिल करके हम लोग जो है और अपना ये असहयोग आंदोलन को पूरा फुलफिल करेंगे, मतलब पूरी तरह से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर कह रहा है कि कुछ सामाजिक बुराइयां थी उस समय तक, क्या अभी भी ऐसी बुराइयां हैं कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत वाली बात है, उस समय इसको भी रखा, मतलब कि कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर वर्ग के लोग साथ आएँ और साथ में आगे बढ़ें, ताकि एक भीड़ जो है वो लोग उनको दिखाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए हमारी काफ़ी होगी। और नशाखोरी को मिटाना, मतलब कि ये कि किसी तरह के नशा से बचना है, मतलब पूरी तरह से अहिंसक होना था। गांधी जी का ये तो शुरू से नारा था कि हम लोग सत्य और अहिंसा को नहीं छोड़ सकते हैं, सत्य पे टिके रहना है, सत्य पे टिके रह करके हम लोग को सत्याग्रह करना है, और दूसरी चीज़ हम लोग को करना यह है कि अहिंसा, मतलब कि किसी भी तरह का हिंसा का इसमें कोई जगह नहीं है। अगर अहिंसक कोई भी घटना घटती है तो मुझे मजबूरी में कुछ कदम उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह के स्वदेशी और रचनात्मक कार्य में ये सब बातें ली गई हैं कि गांधी जी ने सोचा कि हम लोग इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी को उधर कांग्रेस का भी पूरी तरह से समर्थन मिल गया है, कलकत्ता के एक अधिवेशन में उनको ये समर्थन मिल गया है कि आराम से आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। नकारात्मक कार्य के बीच में आता है बहिष्कार। बहिष्कार में है सरकारी उपाधियों की वापसी। आपको बता दिया था मैंने कि कैसर ए हिंद उपाधि गांधी जी को दे दिए थे अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनको लौटाते हैं हम। उसी तरह समय रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको जो मिला था सर नाइट की उपाधि उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भी इसको वापस लौटाता हूँ। मतलब कि बहिष्कार जब करनी है तो ठीक से होनी चाहिए। आपको किसी भी तरह की आपकी चीज़ों से हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, आपने मुझे दिया, मैं आपको एकदम प्रेम से मैं आपकी चीज़ों को लौटा रहा हूँ। फिर है सरकारी उपाधियों की बात कि जितने भी सरकारी उपाधि थे वो लगभग सभी लोग उसको वापस करने लगे। नौकरी, जितने लोग नौकरी में थे, किसी तरह के पेशा में थे, कह रहे हैं नौकरियों, शिक्षण संस्थानों, सेना, पुलिस, विधायकों, विदेशी वस्तुओं, सबको विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। मतलब जो भी विदेशी वस्तुएं आई थी उसको लोगों ने माचिस जला करके काम खत्म कर दिया। अब ये स्थिति हो गई कि उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। मतलब कि उनकी रेट इतनी गिर गई कि वो अब सड़कों पर इसी तरह से पड़े हुए थे, उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। क्योंकि अब लोगों को लगा था कि हम नहीं, अपना बनाया हुआ खादी ही हम लोग पहनेंगे, चाहे जैसा भी हो। कह रहा है कि नौकरी, जितने नौकरी में थे लोग सब लोग छोड़ने लगे। शिक्षण संस्थानों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षण संस्थानों में ना तो कोई छात्र जा रहे थे और ना कोई टीचर जा रहे थे। सेना में जितने लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम लोग सेना की नौकरी आपकी छोड़ रहे हैं। पुलिस, जो सामान्य दशा में, ऐसा नहीं है कि वहाँ के उस समय अंग्रेज लोग, पुलिस तो भारतीय लोगों को ही रखे थे। वो भारत में जितने लोग थे वो कहे कि नहीं हम तो गांधी बाबा के भक्त हो गए हैं, अब हम लोग को आपको नहीं करने, भले हम लोग को कुछ भी हो जाए। पुलिस, विधायिकाओं, उस समय जो चुनाव होने वाले थे उस चुनाव का भी बहिष्कार होने लगा कि हम लोग चुनाव में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। विदेशी वस्तुओं को इस तरह से बता ही दिया है। दरबारों, उत्सव में भी जाने को मनाही हो गई कि किसी भी, कोई भी अंग्रेज लोग अगर कोई दरबार करने बुलाते हैं या कोई भी उत्सव करते हैं, कोई भी मेला लगाते हैं, उसमें पूरी तरह से नहीं जाना है। किसी तरह का टैक्स, अगर टैक्स लगता है हम लोगों की हम नहीं दे पाएंगे तो उस टैक्स का पूरी तरह से विरोध कर देना है कि हम लोग कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई भी भूमि कर भी नहीं देंगे, कोई भी मालगुजारी से भी बचना है, या मालगुजारी भी आपको नहीं देंगे। मतलब कि आप सोचिए कि स्थिति क्या हो सकती है। अगर छोटी सी बात की जाए, छोटी सी बात अगर हम करें तो इस समय आप लोग देख लीजिए कि भारतीय हिंदी सिनेमा में जो बॉलीवुड जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ भी इस समय बाइकआउट का दौर चल रहा है। आप लोग कुछ महीने से इस बात को देखे होंगे, थोड़ा सा दुनियादारी भी देखते होंगे तो जरूर आपको ये बात समझ में आती होगी कि भारतीय हिंदी फिल्मों में, साउथ की बातें नहीं कर रहे हैं, भारतीय हिंदी फिल्मों के कुछ कलाकारों के फिल्मों को बाइकआउट किया जा रहा है। क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के ऐसे बयान दे देते हैं जो कि लगता है कि देश विरोधी है, यहाँ के युवाओं को अच्छा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्में भी युवा देखते हैं और इस समय सबसे ज़्यादा युवा इस देश में रहते हैं।
तो उनको अगर कुछ खराब लगता है तो बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट करने के लिए पहले वाली बात तो है नहीं कि महीनों लग जाते थे हर बात पहुंचाने में लोगों के पास। आजकल तो मिनट सेकेंड में बाइक आप पहुँच जाती है हर बात सबके पास। और बाइकआउट ऐसे हो रहा है कि मैंने 100-100 200 करोड़ में बनी हुई फिल्में इस तरह से मुँह की खा रहे हैं, इस तरह से वो गिर जा रहे हैं कि उनको कोई पूछने वाला है। टिकट खिड़की पे इंतजार ही कर जा रहे हैं कि टिकट बिक जाए, लेकिन कोई खरीद नहीं जा रहा है उसको खरीदने। लोगों को ये लगता है कि हम झूठों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश के विषय में इतना गलत बोलता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो कि मतलब कि फिल्मों में एक ऐसे हीरो के रूप में उभर के आते हैं जैसे लगता है कि ये आइकन हो सकता है, ये बेहतर काम कर रहा है, इसे समाज में कुछ सुधार हो सकती है। और बगल में वो लोग थोड़ा सा कुछ गलत चीज़ें करते हैं, कभी गुटखा बेचते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रही है, विचारों का कॉन्ट्राडिक्शन। लोगों को अब लगने लगा है कि नहीं, दिस इज अ रियल हीरो, दिस इज नॉट अ रियल हीरो। रियल हीरो की बात करते हैं लोग तो लोगों को लगता है कि हमारे देश के फार्मर्स मतलब किसान, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे खुद के पापा, हमारे खुद की मम्मी, मतलब कि फादर्स एंड मदर्स आर अ रियल हीरो। मतलब कि उनको आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहीं आपको इतना बड़ा करके और आपको कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे रियल हीरो हैं। ये लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसका सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, हर चीज़ में अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो बहिष्कार का आप लोग देख सकते हैं कि छोटा मोटा एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपको देखने से लग जाता है कि आजकल मतलब कि अब स्थिति क्या हो गई है कि हिंदी फिल्मों पे लोग पैसा लगाना बंद कर दिए हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि भाई साहब मैं क्यों अपने फिल्म में पैसा लगाऊं, आप लोग बिना मतलब की कोई बयानबाजी कर देते हैं, लोग देखते हैं सुनते हैं और आपकी फिल्मों का बहिष्कार कर देते हैं, तो हम पैसा डुबाने के लिए तो आप में नहीं लगाएंगे। तो इतना जरूर समझदारी होनी चाहिए कि बाइकआउट का इतना ज़बरदस्त असर है कि लगा कुछ दिन पहले कि बॉलीवुड मतलब कि पूरी तरह से भारतीय हिंदी सिनेमा ही ठप पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और समझदारी होनी चाहिए। तो देखिए बाइकआउट यहाँ पे एक दर्शक क्या कर सकता है, यही कर सकता है कि फिल्में नहीं देखेगा, और उसकी एक फिल्में नहीं देखने से आपकी स्थिति इतनी बदतर हो जाती है कि आपको कैमरे के सामने आकर के लोगों के बीच में आकर के माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा आप ही सोचिए कि अब मैं एक 100 रुपये कमाने वाला, पर डे 100 रुपया 200 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, आपकी फिल्मों को देखने के लिए मैं 200 रुपये लगा करके जा करके फिल्में देख लूँ। सोचो एक दिन की पूरी कमाई मैं आपकी फिल्मों को देखने में लगा दूँ, 2.5-3 घंटे की फिल्में हैं। उसके बदले में आप इधर गुटखा बेच रहे हैं तो मैं 10 गो गुटखा भी ले लिया हूँ, वो भी खाकर वो पैसा भी आपके पास जाएगा। क्या जरूरत है, क्यों हम आपको देखें? आप ऐसा 2.5 घंटे में हमको ऐसा क्या दे रहे हैं जो कि मतलब कि हमारे उस एक दिन की मजदूरी के बराबर हो रही है? ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है लोगों को, अच्छा कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। लोग सोचते हैं कुछ 200 रुपये का तो क्यों ना मैं मोबाइल का रिचार्ज करा दूँ, आपके जैसे बहुत ज़्यादा इंटरटेनर हमको रोज़ दिखाते रहेंगे अपने आप को, तो इसलिए उतना कुछ है नहीं। खैर ये बातें होती रहती हैं, आ जाती हैं बीच में। तो किसी तरह के टैक्सेशन से बचना था। हम आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देंगे। आप कहिएगा कि माल गुजारी, आप खेतों पर बहुत ज़्यादा हमारे टैक्स जोड़ रहे हैं कि मुझे ये दे वो, कुछ नहीं हमको दे सकते हैं। भाई साहब हम आपसे किसी तरह से आपसे कोई व्यवहार या कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। बहिष्कार का मतलब यह है कि आपकी किसी भी चीज़ के साथ हम नहीं हैं, और प्यार के साथ, अहिंसा के साथ। आप डरवाइए, धमकाइए, चाहे कुछ भी अकेले में ले जा करके हमको कुछ कहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, मतलब हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। इसका असर पड़ा अदालत में वकील जाना छोड़ दिए। जैसे उस समय के सबसे बड़े वकील हुआ करते थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे बड़े वकील हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। चित्तरंजन दास, ये बड़े बड़े वकील ने कहा कि हम लोग जा करके अब किसी भी अदालत में भी हम नहीं जाएंगे। भाई साहब दुर्गति हो गई उन लोगों की, दुर्गति ये हो गई कि उनको समझ से बाहर उनके होने लगी। और करीब करीब जनवरी 1921 में अपने ठीक ठाक रंग में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। मतलब कि सितंबर अगस्त में शुरू होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3-4 महीना लोगों तक बातें पहुंचती हैं। जनवरी 1921 में अपने अच्छे रोल में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी। असहयोग आंदोलन इस बात को लेकर के तो हमारे उत्तर भारत में, इस साइड में पूरा ये गुजरात मुंबई से लेकर के और ये पूरे उत्तर भारत में चलता रहा। लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग भी अब सोचे कि जब आंदोलन चल ही रहा है तो अपना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। जैसे मालाबार में मोपला विद्रोह शुरू हो गया, उधर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था। कुछ अवध के लोग, अकाली पंजाब में अकाली वाले लोग लड़ने लगे।
इधर कुमायूं और गढ़वाल में जाएंगे जो उत्तराखंड में पड़ते हैं, वो अपनी अलग लड़ाई लड़ने लगे, मतलब कि लड़ाई ही हो रही थी। ये अलग बात है कि उनकी अपने निजी स्वार्थ के चलते किसी का टैक्स ज़्यादा लग रहा था, कहीं हिंदू मुस्लिम वाली कुछ बात हो गई थी, तो उस तरह से कुछ लड़ रहे थे। कुछ लोगों को ये लगता था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो श्रमिक वर्ग थे उनको ये लगता था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, हमको बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, उसके एवज में कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से तमाम देशों में लगभग युद्ध की स्थिति, एक आंदोलन की स्थिति, हड़तालों की स्थिति बन गई थी। एक अनुमान के अनुसार सिर्फ 1921 में 396 हड़तालें हुई। सोचिए 396 तो सिर्फ हड़तालें हुई, अलग अलग जगह अलग अलग हड़ताल। अब सोचिए कि अगर पूरे देश में इस तरह का माहौल अगर बन जाए कि कहीं हड़तालें हो रही हैं, कहीं कुछ मांग हो रहा है, कहीं कुछ डिमांड हो रहा है, कहीं विदेशी वस्तुओं की होली जलाई रही है, कहीं पे दारू के ठेकों को बंद किया जा रहा हो, कहीं नशाखोरी करने वाले को जो है लोगों, मतलब कि जो नशाखोर हो गए हैं उनको फिर से वापस मतलब कि सामान्य स्थिति में लाना हो, तमाम तरह के वहाँ पे स्वयंसेवक संघ का बहुत बड़ा रोल था। कहते हैं ना कि जैसे चुनाव भी हमारे यहाँ भी होता है, भले बड़े बड़े नेता कुछ भी अपना जाकर हाँक कर चले जाते हैं चाहे कुछ भी, लेकिन जो नीचे, जो सबसे नीचे काम कर रहा होता है ना कार्यकर्ता, उसका सबसे अहम रोल होता है। और हमारी आज़ादी में वो कार्यकर्ता जिनको हमने स्वयंसेवक कहा था, ये लोग बहुत बड़ा रोल निभाए। देश के अलग अलग कोने में जाकर लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करना, आंदोलन के लिए तैयार करना, और ये बताना कि हम लोग आज़ाद होने के बाद हम लोग को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग स्वतंत्र हवा में घूम सकते हैं, स्वतंत्र हवा में सांस ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी होगी, जो खेत होगा उसके हम खुद मालिक होंगे। इस तरह की बातें समझाते समझाते लोग बहुत दूर तक अपनी बातों को फैलाए, और इस आंदोलन का ठीक ठाक असर अब देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मतलब आज़ादी से कुछ ही कदम हम दूर हैं। तब तक धीरे धीरे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इधर 3-4 महीने पूरा 21 एकदम गजब की स्थिति में था, लेकिन 22 का जनवरी बीतता है और फरवरी आता है, और फरवरी 22 में एक घटना घटती है। 5 फरवरी 1922 को एक दुर्घटना घटती है चौरी चौरा में। और चौरी चौरा में जो होता है यहीं की एक थाना को, मतलब कि प्रदर्शनकारी जो थे युवा थे, और अंग्रेज़ों के साथ एक छोटी सी झड़प होती है, और उस झड़प में जो है आंदोलनकारी जो थोड़ा सा उग्र हो जाते हैं, और उग्र होने के बाद एक थाना है, उस थाने में आग लगा देते हैं। और आग लगा देने के बाद उसमें करीब करीब 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। और जब 22 पुलिसकर्मी मर गए तो गांधी जी थोड़ा सा इससे आहत हुए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आहत हुए, और उन्होंने ये कहा कि मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ये आंदोलन और ये हम लोग का जो प्रदर्शन है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस स्थिति में हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने ये तय कर लिया कि हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी मरे, हम लोग अपने आंदोलन के इस स्थिति में नहीं ला सकते हैं कि कोई भी कदम उठा ले। और 11 फरवरी को गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, मतलब 5-6 दिन के बाद। जब वो वापस ले लेते हैं तो उस समय कांग्रेस के लोग, उस समय के युवा, उस समय के करीब करीब सभी लोगों को ये खराब लगा, बुरा लगा, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि हम लोग अब अपने देश को आज़ाद कराने के काफ़ी करीब हैं। और गांधी जी का इस तरह से अपना आंदोलन वापस लेना लोगों को अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक ये कहा डाला कि यह हम लोग की सबसे खराब स्थिति है, यानी हम बहुत ही खराब स्थिति में पहुँच गए हैं, हम लोग एकदम सही जा रहे थे। और इस घटना से इतना ज़्यादा आहत नहीं होना चाहिए था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरा ये कभी नहीं मैं सोच सकता हूँ कि मैं अहिंसा और सत्य को छोड़ करके और इस तरह से कदम उठाऊँ। और ये आंदोलन उस दिन समाप्त हो गया। और ये आंदोलन समाप्त हुआ, अंग्रेज़ों ने उनको देशद्रोह, राजद्रोह के जुर्म में गांधी जी को गिरफ्तार किया। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। और गिरफ्तार होने के बाद उनको 6 साल की सज़ाएँ मिलती है। 6 साल की सज़ा मिलती है, लेकिन 2 साल में वो बाहर निकल जाते हैं। करीब करीब 1924 में उनको बाहर कर दिया जाता है, मतलब 2 साल लगभग जेल में रहे।
और 2 साल जेल में रहने के बाद वो निकल कर आए तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी योजना उनके पास नहीं थी। उनको दिमाग में यही था कि सबसे पहले कुछ रचनात्मक कार्य करें और ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करें जो पूरी तरह से अहिंसक हो, किसी भी परिस्थिति में वो हिंसा को हाथ न लगाए। इसलिए रचनात्मक कार्य पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। 1922 से लेकर 1924 के बीच में 1923 की घटना आती है। उस 1923 में क्या होता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं क्योंकि उसमें 22 के बाद कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, एक परिवर्तनकारी और एक अपरिवर्तनकारी। तो 23 में स्वराज दल की स्थापना होती है। उसका अच्छा रोल भी है, चुनाव में भी उस पार्टिसिपेट करती है, चुनाव में उसको अच्छी जीत भी मिलती है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग। और जीत मिलने के बाद उनका एक अच्छा कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लगता है कि मतलब फिर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आंदोलनकारी, हमारे देश को आज़ाद करने वाले जितने सिपाही थे, उनका दिमाग ऐसा नहीं था कि वो शांत हो जाते थे, कुछ ना कुछ चलते रहता था। 23-24 2 साल तक तो ठीक रहा, लेकिन 1925 में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और स्वराज पार्टी की बस यहीं तक रोल रहता है। उसके बाद स्वराज पार्टी का कोई बहुत अहम रोल नहीं रहता है। 24 के बाद गांधी जी आते हैं। गांधी जी के आने के बाद अब जो हमारे क्रांतिकारी, कौन, भगत सिंह, हमारे राजेंद्र प्रसाद, ये क्रांतिकारी अब अपना धीरे धीरे शुरू करते हैं। उनका खेल देखने को मिलेगा। 3-4 साल उनका अच्छा खासा खेल है। गांधी जी लगभग राजनीति से थोड़ा सा अपना दूरी बना लिए हैं। 1925 में काकोरी कांड होती है, जिसमें से कि बहुत सारे हथियार, गोले बारूद चोरी करते हैं क्रांतिकारियों का। अब थोड़ा सा चलेगा 26, 27, 28 में जाने के बाद 28, 29, 30 में थोड़ा सा एक अच्छा रोल देखने को मिलता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू भी अब युवा हो गए हैं, पिताजी भी उनके अब धीरे धीरे जाने वाले हैं। और जवाहरलाल नेहरू और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थोड़ा सा कांग्रेस में रह करके थोड़ा सा लेफ्टिस्ट हो गए हैं, लेफ्ट टाइप का। इनका दिमाग ये कहता है कि बहुत हुआ, ये सब रोज़ उन्हीं का सरकार हो, वहीं रहे, इस तरह से अब नहीं चलेगा। अब हम लोग को चाहिए क्या, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग होगी। तो ये कहानी अभी आगे बाकी है, इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से तैयार करेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, इस पर थोड़ा सा कमेंट भी किया करिए, ताकि थोड़ा सा एक एनर्जी मिलती है कि ना अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और आगे बढ़ा जाएगा। धीरे धीरे हमारी कहानी 47 तक जाने वाली है। अभी हम लोग 22 खत्म कर चुके हैं। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी है, उस पर और चर्चा होगी। 24 में गांधी जी वापस आते हैं। 2 साल के बाद वो कहते हैं भाई साहब अब जाइए। 6 साल हम लोग बोल दिए थे, लेकिन अब 2 साल में ही उनको छोड़ दिया जाता है। और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगले वीडियो में हम लोग मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन तक पहुंच ही जाएंगे। जब गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से वो तैयार होते हैं। देखिए उस व्यक्ति में वो जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे देश में लोगों को लगता है कि उन 50 साल, 40, 45 साल के बाद उनको लगता है कि हम बूढ़े हो गए हैं। आप देखिए कि गांधी जी जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे वो एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन के बाद उनका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं 1942 में, ठीक 12 साल बाद। 12 साल बहुत बड़ा समय होता है। 1942 में वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसके बाद उनका ये कहना है कि करो या मर, डू एंड डाई। डू माने या तो करो और नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि अब इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर हिंसा का भी अगर रास्ता अपनाना पड़े तो एक अहिंसक से अच्छा रहेगा कि हिंसा अपना कर ही कुछ किया जाए। तो ये कहानी में इंटरेस्ट आएगा। आप लोग थोड़ा सा घर पे भी पढ़ते रहिए, कुछ किताबें अपने पास देखते रहिए और इस कहानी से जुड़ते रहिए। दोनों मिलकर के हम लोग चाहेंगे यही कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, हमारे देश के जितने भी कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर जिनको कह सकते हैं हम लोग कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका किस तरह से रोल रहा, इस पर समझने को मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर इनकी कहानियों को, इनकी सेक्रीफाइसिंग नेचर को अगर देखेंगे हम लोग ना, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग की ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, हम इस देश को क्या देते हैं। आप ही सोचिए कि अगर हम रोज़ अपना एक एक दिन बिता रहे हैं, आप देखिए कि हमने इस देश को क्या दिया। हम तो देख रहे हैं कि हम लोग क्या देकर जाते हैं। हम लोग दिन भर में कुछ ना कुछ देश को अपने पोल्यूट करके जाते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर करके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव काम होते हैं। देखिए अगर अनायास आप गाड़ियों पर बैठ करके और धुआं भी निकाल रहे हैं
तो ये हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोड़िए अपनी बातें, हमारा देश इससे अस्वस्थ हो रहा है। और समझ जाइए कि हम एक दिन देश को थोड़ा सा और पीछे करके और एक दिन अपना दिन बिता करके निकल जाते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कभी कि हम इतना ज़्यादा जो पोल्यूशन कर रहे हैं, कोई एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम किसी दिन सफाई करते हैं या सोचते हैं कि 2-4 और पेड़ लगा दे ताकि कम से कम इसको बैलेंस बनाए? नहीं होता है। हम लोग अपने काम धाम में इतना ज़्यादा जुटे हुए हैं, इतना लगे हुए हैं कि हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि हम अपने देश को रोज़ थोड़ा सा पीछे करके जाते हैं। और सारी जिम्मेदारियों हम अपने जिनको वोट दे देते हैं 5 साल के, उन पर छोड़ देते हैं। सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है और उनको गाली देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग उनको भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं और हम लोग को भी अपने स्तर पर कुछ बेहतर करना चाहिए। अगर हम लोग बेहतर नहीं करेंगे, केवल दूसरे को गाली देंगे, तो इसका मतलब इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप भी कुछ करिए। उन लोगों को केवल गाली देने से या उनको ही ये मान देना कि मैंने वोट दे दे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आकर हमारा नाली भी साफ करे, ये कहाँ से अच्छा है? हर चीज़ के लिए हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हो जाए। वोट देना इतना ही है बस। आप इस देश के, आप या हम लोग इस देश में सबसे ऊपर बैठे हैं। मतलब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सबसे ऊपर होती है। इस बात को समझें, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझें और अपने सेनानियों को याद रखें। उनको याद रखने से, उनको पढ़ने से, उनको देखने से लगता है कि उस समय भी किस तरह के यही हार मानस के इंसान थे, लेकिन उनका नेचर क्या था। उनके दिमाग में एक ही बात चलती थी कि हम अपने देश को किसी तरह से इनसे मुक्त करें। मुक्ति की बात होती थी कि हम इनसे फ्रीडम ले लेना है। आज हम लोग क्या हैं? हम अपने मन अपने अंदर है और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो ही कंट्रोल में नहीं है। उसकी वो जो है वो अपने मन जो है अपने तरीके से हमको घुमा देता है, कुछ भी करा लेता है और हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए, कहना चाहिए। अगर भारत के इतिहास को अगर हम नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए कि किसी भी कोई ज्ञान की जरूरत, मैंने ज्ञान आपके पास या हमारे पास है ही नहीं। भारत के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। इस इतिहास के, इसकी वैभव को, इसकी संस्कृति को, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं को, यहाँ के कह सकते हैं कि पूरी सभ्यता को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझें कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व क्यों करना चाहिए अपने देश पर। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना था। ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है, 27, 28, 30 मिनट के आसपास होने लगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी देखिए, क्योंकि ये स्टोरी चल रही है तो चलेगी। मैं राष्ट्रवाद में 1947 में भारत को आज़ाद करने के बाद ही राष्ट्रवाद से निकलने वाला हूँ। और राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग सैनिक बन करके और जा करके देश की सुरक्षा करते हैं। देश के अंदर रह करके सबसे पहले अपने मन से स्वतंत्र होना है कि ये हमारे साथ ऐसा ना करे कि हम एक ऐसे ट्रैक पर चलने लगे जिस ट्रैक पर चलने से हमको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है। हाँ, 2-4 अधिक पैसे हमारे पास हो सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि नैतिकता को रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहें। जो हमसे थोड़ा सा लगता है कि गरीब है, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे जिस सामाजिक स्तर से भी हमसे कमज़ोर है, उनको साथ में लेकर चलें और सब साथ बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, हमारे देश के लिए भी। वैसे भी हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। मतलब कि इकोनॉमी ठीक है कि ब्रिटेन हमसे बहुत आगे है। उसका पर व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उसके पास लोग कम हैं, हमारे पास लोग ज़्यादा हैं। लेकिन लोग मिलकर के एक शक्ति तो बन सकते हैं और इस शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बातें तो ऐसे ही होती रहेगी, वीडियो इसमें मैं आता रहूँगा, आपसे बातें होती रहेंगी। आप लोग भी शेयर करते रहें इसको इधर उधर कहीं। अगर किसी को अच्छा लगे कमेंट भी करिए, अगर अच्छा न लगे फिर भी कमेंट करिए, अच्छा लगे फिर भी, अच्छा नहीं लगे फिर भी। अच्छा लगे तो कहना कि हाँ ठीक है और आगे इसको प्रोसीड किया जा सकता है। बुरा लगे तो ये कहो कि नहीं और अच्छा बनाया जा सकता है, या इसमें आपने ये बात गलती कही, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ सीखने को मिलता है और क्या। ऐसा थोड़ी है कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ सब कुछ सही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और या ना हमारी बातें मानने की ज़रूरत है कि मतलब हम जो कह रहे हैं उसको मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम कितने नैतिक अपने आप से हैं या लोगों के प्रति हैं। बात में दोहरापन भी कभी कभी देखने को मिलता है। बहुत सारी बातें कहने के लिए क्या अब हम कहें कि मतलब कि हम कुछ कहते हैं करते कुछ और हैं। इस तरह से क्या करना है, एक सिंपल और सहज लाइफ। देखिए मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ा था कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मतलब कि जो कह सकते हैं कि सरलता जो है ना, जो सरल लोग होते हैं
वो आधुनिकता के चरम है। सरलता आधुनिकता का चरम है, मतलब कि आप एकदम आधुनिक पूरी तरह से जब मॉडर्न हो जाते हैं तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं और ज़िंदगी सुकून से चलती है। ये जो होड़ में भाग रहे हैं ना कि नाम हो, पैसा हो, ये हो, वो हो, ये आदमी का गुण नहीं है। पता नहीं कब से आदमी ने इसको अपने आप में बांध लिया है। नहीं तो रोज़ हम लोग एक दिन खर्च हो रहे हैं, प्रत्येक दिन। आज का दिन ख़त्म हो रहा है, रात हो गई है, 12 बजे के बाद अगला तारीख आ जाएगा। एक थोड़ा सा हिस्सा हमारा खर्च हुआ, कल भी इसी तरह से खर्च होगा। रोज़ खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन उपलब्धि क्या है? उपलब्धि में हम यही जोड़ते हैं कि हमने कितना बैलेंस बना लिया। भाई साहब, सिर्फ बैलेंस बनाने से नहीं होगा। हम लोग अपने देश को एक ऐसे जलवायु में परिवर्तित कर रहे हैं, एक ऐसे क्लाइमेट में हम अपने देश को डाल रहे हैं जहाँ पे एक समझ सकते हैं कि वो एक ऐसा पॉल्यूटेड धुआं जो हमको पूरी तरह से क्षरण कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज के देखिए कि 40-45 होते होते हमारे देश में बहुत ज़्यादा मधुमेह, जिसको शुगर भी कहते हैं, या इस तरह के रोग, डायबिटीज़ जो है, लोग रोगी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ हो रही हैं और इसके अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा है। क्यों पालते हो इतना? कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दवाइयों में जा रहा है। तो क्या है ये? कुछ नहीं, आराम से रहिए, ज़िंदगी में हंसने की कोशिश करिए, कुछ ऐसी बातें करिए, ऐसी चीज़ें पढ़िए, ऐसी चीज़ें सुनिए जहाँ पे माहौल थोड़ा सा खुशनुमा रहे, सुखद रहे, आनंदित रहे, मज़े लें, संगीत गाते रहें। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। खर्च हो रहे हैं भाई, कुछ अच्छा हो तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों को बात बता दी, लगता है कि मैं ज्ञान ही बोलने आ रहा हूँ। ये असहयोग आंदोलन तो लगता है कि कम ही पड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों से दिल में था, एक गुबार था या कुछ था, निकल रहा है। आप लोग अगर चाहें तो इसको मिटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ देखें आप लोग, लेकिन हम यही चाहेंगे कि ऐसा ही हम लोगों को होना चाहिए। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, शुभ रात्रि, मज़े लीजिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।